अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजिज़ के इंग्लिश एसे प्रिपरेशन और कंपोज़िशन प्रिपरेशन के ब्लॉग में मैं आपको एक मरतबा खुशामदीद कहता हूँ। आज के ब्लॉग में हम कोई एसे को फ़ोकस नहीं कर रहे, बल्कि हमारा प्राइम टारगेट जो है वो उन अल्फ़ाज़ के ऊपर गौर करना है, जो एसे लिखते वक़्त बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। ठीक है? तो ये कौन से अल्फ़ाज़ हैं? आज के ब्लॉग में हम इनके ऊपर गौर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मार्क्स कम आते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स एसे का कमांड वर्ड समझ ही नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे कमांड वर्ड्स क्या होते हैं और उनको ज़हन में रखते हुए एक बेहतरीन एसे या इम्प्रेसिव एसे कैसे लिखा जाता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर जब हम बहस करेंगे, तो उसके बाद आपको कई ऐसी चीज़ें ज़हन-नशीन हो जाएँगी जो अब तक आपके इल्म में नहीं थी, या अगर आप उनको दूसरे पर्सपेक्टिव में अपने ज़हन में बिठाए हुए थे, तो उनका क्लैरिफ़िकेशन आपके सामने आ जाएगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि कमांड वर्ड्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। कमांड वर्ड्स ऐसे लिखने के लिए 3 होते हैं। उनमें पहला लफ्ज़ होता है डिस्कस, दूसरा होता है एनालाइज़ और तीसरा होता है क्रिटिकली एग्ज़ामिन। ये 3 अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो कि इंग्लिश ऐसे लिखते वक़्त आपके ज़हन में होना चाहिए कि हर लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, और अगर इन तीनों में से कोई एक लफ्ज़ एसे की हिदायत में शामिल हो जाता है, तो आपको वो एसे कैसे लिखना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक आपने सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दीगर एस्पायरेंट्स के साथ मेरा ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस्तिफ़ादा कर सकें और अपने एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो कमांड वर्ड्स बेसिकली जो हैं वो क्या है? कमांड वर्ड्स एग्ज़ामिनर की डिमांड होते हैं। अगर आप कमांड वर्ड गलत समझेंगे, तो चाहे कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ऐसे पर फिर भी ऑफ ट्रैक आप कर ही जाते हैं। मतलब वो लाइन से पटरी से उखड़ जाता है, उतर जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले इन कमांड वर्ड्स में से पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कस लफ्ज़ जब आपको ऐसे में मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, डिस्कस 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। डिस्कस का मतलब होता है कि आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताने होते हैं, उनके मुख्तलिफ पहलू एसेज़ के बताने। जिस एसे के ऊपर आप लिखते हैं, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को लिखना होगा, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों को कवर करना होगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस्ड अप्रोच रखनी होगी। ठीक है दोस्तों? इसमें एक्सट्रीम स्टैंस लेना, आपने कोई सख्त मौक़िफ़ बयान करना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए ये चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू डिस्कस अबाउट एनी टॉपिक, देन यू शुड हैव इन माइंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स of the topic. You should have pros and cons of the topic. You should have in mind balanced approach. आपके जहन में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? जब आप डिस्कस ऐसे देखते हैं कि when you are given a topic which needs you to discuss certain ideas, discuss on certain topic, तो आपको लिखना क्या होता है? आपने उनके अंदर लिखना होता है कि उस चीज़ का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है? से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, लेकिन उसमें हिदायत आपने ये मिली हुई है आपको कि डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स, या डिस्कस हाउ पाकिस्तान्स इकोनॉमी, डिस्कस हाउ टेररिज्म। ठीक है? तो ये से फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिस्कस लफ्ज़ जो है, उसमें पहले आपने बैकग्राउंड बताना पड़ता है। उसके बाद आपने उसके सपोर्टिंग जो होते हैं आर्गुमेंट्स देने होते हैं। ठीक है? और उसके बाद आपने अपोजिंग व्यूज़ भी देने होते हैं। ठीक है? अपोजिंग व्यूज़ ज़रूरी होते हैं कि किसी चीज़ की आप अच्छाई का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसका बुराई का पहलू भी उजागर करना पड़ेगा, और साथ-साथ उसमें आपको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है? कि अच्छाई भी बयान कर दी, बुराई भी बयान कर दी, तो उसके बाद आपकी क्या ओपिनियन है उसके बारे में, मंतक आपकी क्या कहती है। सिर्फ़ एक साइड लिख देना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। दूसरी साइड को इग्नोर कर देंगे, तो आप डिस्कस का जो एसेंस है उसको छोड़ देंगे। सो दिस इज़ वन सच थिंग। ये हो गया डिस्कस। अब आता है एनालाइज़। जब भी आपको किसी टॉपिक के अंदर ये लफ्ज़ नज़र आए, ऐसे लिखते हुए आपसे कहा जाता है कि फला टॉपिक को आप एनालाइज़ करें। तो एनालाइज़ का मतलब क्या होता है? एनालाइज़ का मतलब होता है कि आपने टॉपिक को सबसे पहले ब्रेक करना होता है। ठीक है? सबसे पहले आपने टॉपिक को तोड़-तोड़ कर उनकी चीज़ों को समझना पड़ता है। उसके कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, वजूहात और असबाब, ठीक है? असरात, सॉरी, ये बयान करने पड़ते हैं, और ये भी बताना पड़ता है कि क्यों और कैसे।
ठीक है? यहाँ सिर्फ़ बताना काफ़ी नहीं होता, उसमें आपने रीज़न्स भी बयान करनी होती है। रीज़न्स जब तक आप नहीं देते, तब तक आपका ये टॉपिक पूरा नहीं होता। आप सवाल का पूरा मतलब नहीं समझेंगे, तो आप एग्ज़ामिनर को भी नहीं समझा पाएँगे। ठीक है? तो एनालाइज़ इक्वल्स टू व्हाट? एनालाइज़ इज़ द व्हाई एंड हाउ एक्चुअली। व्हाई एंड हाउ जब आपके ज़हन में किसी भी टॉपिक के बारे में ये 2 चीज़ें होंगी, तो ही आप उसको एनालाइज़ कर सकेंगे, यानी उसका तज्ज़िया कर सकेंगे। ठीक है? तो उसमें आपने क्या-क्या चीज़ें कवर करनी होती है, उसमें आपने उस टॉपिक के हवाले से मुख्तलिफ फैक्टर्स देखने होते हैं, उसकी रीज़न्स देखनी होती हैं। ठीक है? उसके अलावा आपने उसके असरात का जायज़ा लेना होता है। ठीक है? उसके बाद आपने जो आइडियाज़ होते हैं, उनके दरमियान मंतकी जो कड़ी होती है, उसको आपने बेदार करना होता है, सामने लेकर आना होता है। ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जब आप किसी भी टॉपिक को एनालाइज़ करते हैं, तो फैक्ट्स लिख देते हैं आप, लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते। जब तक आप फैक्ट्स लिखने, नंबर्स लिखेंगे, उनको एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक आप इस टॉपिक के साथ इंसाफ कर सकें, जो एनालाइज़ के लिए दिए गए होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा एक और जो लफ्ज़ मैंने आपको बताया, वो था क्रिटिकली एग्ज़ामिन। अब देखते हैं कि क्रिटिकली एग्ज़ामिन के लिए जब हमें टॉपिक्स मिलते हैं, तो क्रिटिकली एग्ज़ामिन किस तरह से होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी ये नॉलेज तमाम दोस्तों तक ईज़िली पहुँच सके। सबसे मुश्किल एसेज़ अगर कोई समझे जाते हैं, तो उनमें ये एसेज़ बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी अक्ल, आपकी दानिश, आपकी फ़हम, आपका लिखने का अंदाज़, अप्रोच, ये सब एग्ज़ामिनर को बताएगा कि हाउ मैच्योर यू आर, हाउ मैच्योरली यू कैन राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है कि आपने क्या करना होता है, क्लेम को टेस्ट करना है। अगर एग्ज़ाम के अंदर कोई ऐसा सवाल दिया गया है जिसमें आपने अपनी राय के साथ-साथ दुनिया की राय को भी मिला के उसका तनकीदी जायज़ा लेना होता है, तो आपने जो क्लेम होता है उसका जायज़ा आपने तज्ज़िया करना होता है, टेस्टिंग द क्लेम, ठीक है? मुमकिन है कि आपकी नज़र में जो बात एसे के अंदर बताई गई हो, आपकी नज़र में वो बात दुरुस्त ना हो, आपकी नज़र में वो बात सही ना हो, तो आप उसको टेस्ट के लिए क्लेम जो किया जा रहा है, उसको टेस्ट करेंगे। उसके हवाले से अगर कोई स्ट्रेंथ्स हैं, तो आपने वो स्ट्रेंथ्स को उजागर करना होगा, ठीक है? स्ट्रेंथ्स उजागर करने के साथ-साथ अगर यकीनी तौर पर अगर उसमें कोई स्ट्रेंथ्स हैं, उसके चीज़ों को कोई कामयाबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, तो उसके साथ-साथ उसमें वीकनेसेस ज़रूर होंगी, तो उनको भी सामने लेकर आना होगा। और साथ-साथ आपने अपना जजमेंट भी देना होता है, जो कि प्रीवियस 2 टॉपिक्स, 2 चीज़ों, 2 सवाल जो थे एनालाइज़ एंड डिस्कस, उसके अंदर आपने अपना जजमेंट नहीं देना होता था। दैट इज़ व्हाई बोथ या यूँ कह लें कि तीनों एनालाइज़, डिस्कस और क्रिटिकली एग्ज़ामिन, ये तीनों एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब आते हैं इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि क्रिटिकली एग्ज़ामिन अगर आप किसी टॉपिक को करते हैं, तो वो होता क्या है? क्रिटिकली एग्ज़ामिन इक्वल्स टू व्हाट? क्रिटिकली एग्ज़ामिन इक्वल्स टू आप इवैल्यूएट और जज एंड जज। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा ज़हन में रखने होते हैं कि इवैल्यूएट आप चीज़ों को तब करते हैं जब आप तज्ज़िया करते हैं पॉज़िटिवली एंड नेगेटिवली, प्रोस एंड कॉन्स के साथ, और जज करते हैं आपकी ना राय क्या कहती है। दिस इज़ व्हाट क्रिटिकली एग्ज़ामिन एक्चुअली मीन्स कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी राय क्या है? इसके अंदर मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊँगा। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कि ब्लाइंड एग्रीमेंट या ब्लाइंड रिजेक्शन जब आप करेंगे, यानी जब आप टॉपिक से मुकम्मल तौर पर इत्तेफ़ाक कर लेंगे या मुकम्मल तौर पर उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये आपकी मैच्योरिटी को ज़ाहिर नहीं करेगा। एग्ज़ामिनर को ये चीज़ साबित कर देगी कि आप गो विद द फ्लो कर रहे हैं, यानी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गोल्डन रूल यही कहता है कि आप ब्लाइंड एग्रीमेंट या फिर ब्लाइंड रिजेक्शन दोनों आपने नहीं करने होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको मैं एक कंपैरिज़न बॉक्स बना के दिखाता हूँ। कंपैरिज़न बॉक्स क्या कहता है? कंपैरिज़न बॉक्स से फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमने इसका शुरू किया था डिस्कस के साथ, फिर हम एनालाइज़ पे गए थे, ठीक है? और उसके बाद हम आए हैं क्रिटिकली एग्ज़ामिन की तरफ, ठीक है? ये एक चार्ट याद रखिएगा कि चार्ट कैसे करेंगे, आपने डिस्कस जब भी बात आएगी, तो आपने बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ठीक है? जब आप एनालाइज़ की बात करेंगे, तो यहाँ पर डीप रीज़निंग आएगी, और जब बात आएगी क्रिटिकली एग्ज़ामिन की, तो यहाँ पर आप क्या आएँगे कि इवैल्यूएशन के साथ-साथ ज जो मैंने ऊपर लिखा है, इवैल्यूएशन के साथ-साथ आपने फैसला भी सादर फरमाना है, फैसला भी बताना है कि व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दीज़ थिंग्स व्हिच आर गिवन इन अ क्वेश्चन, राइट फॉर एन एसे, ठीक है? आपने ये चीज़ें
अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ऑल यू हैव टू डू व्हाइल यू आर गिवन अ सर्टेन काइंड ऑफ एसे एंड यू कन्फ्रंट दीज़ 3 थिंग्स एट डिफरेंट क्वेश्चंस, तो आप हमेशा याद रखिएगा, फॉलो द कमांड वर्ड, नॉट योर कम्फर्ट। अपनी आसाइश, अपनी आसानी का ख़्याल ना रखिएगा, आपने हमेशा क्या करना है, फॉलो द कमांड वर्ड। कमांड वर्ड को अगर आप समझ गए तो इट वुड बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू राइट एनी एसे गिवन आपके पास उसकी नॉलेज है, ठीक है? एग्ज़ामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखना है, क्या लिखना चाहते हैं, वो ये देखता है कि आपसे जो सवाल पूछा गया है, आपने उसके मुताबिक जवाब दिया है या नहीं। सो अगर आपने कमांड वर्ड दोस्तों समझ लिया तो आउटलाइन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी फ़ोकस्ड रहेगी, एसे रिलेवेंट रहेगा और ये तमाम चीज़ें आपकी मिल-जुल के क्या बनाएँगे, आपके सवाल को एक इम्प्रेसिव आंसर की सूरत में पेश करने की अहलियत देंगी आपको। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो आज बड़ी पसंद आई होगी। अगर आप इन 3 अल्फ़ाज़ से पहले वाक़िफ़ नहीं थे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी इन 3 अल्फ़ाज़ के बारे में क्या ओपिनियन है? अगला व्लॉग आप किस चीज़ पर देखना चाहते हैं? अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।